हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्मृति यानी मेमोरी के बारे में। तो इससे पहले जो है हमने मन के बारे में पढ़ा था, माइंड के बारे में, और एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा बुद्धि, इंटेलेक्ट के बारे में। इनकी भारतीय अवधारणाएं क्या है, इनका शैक्षिक महत्व क्या है, इन दोनों पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर है आत्म या स्वयं की भारतीय अवधारणा, इसमें प्रमुख रूप से मन, बुद्धि और चित्त पर बल दिया गया है और इन तीनों को आत्म के साक्षात्कार के रूप में देखा गया है। क्योंकि भारतीय दर्शन में जो आत्म है या सेल्फ है, वो सेल्फ का कॉन्सेप्ट सिर्फ शरीर से जुड़ा नहीं है, वो आत्मा, मन, बुद्धि और चित्त से जुड़ा हुआ है। तो उसी में आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है चित्त यानी स्मृति। तो आज हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में। पिछली 2 क्लास में हमने माइंड के बारे में डिस्कस किया, मन के बारे में या मस्तिष्क के बारे में, और उससे पहले हमने इंटेलेक्ट यानी बुद्धि के बारे में बात की थी। तो आज स्मृति की भारतीय अवधारणा, सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट स्मृति क्या है और स्मृति की भारतीय अवधारणा क्या है। फिर स्मृति के क्या प्रमुख कार्य हैं, ये इस पर बात करेंगे। जो मेमोरी है उसके इंपॉर्टेंट काम क्या है, और योग दर्शन में मेमोरी के बारे में क्या बताया गया है, चित्त और संस्कार के सिद्धांत कैसे जो है मेमोरी से संबंधित हैं, और शैक्षिक संदर्भ में जो स्मृति है और स्मृति का विकास है इसका क्या महत्व है। शिक्षा से जुड़े हुए परिदृश्य में इसको देखेंगे, शिक्षक के लिए क्या महत्व है, बालक के लिए क्या महत्व है, क्योंकि हमें यहाँ मुख्य रूप से शिक्षा के लिए ही इसको पढ़ना है। और भारतीय दर्शन में स्मृति, ये हमारा टॉपिक है ही। तो भारतीय दर्शन में जो है चित्त की कैसे व्याख्या की गई है, तो व्यापक रूप से हम इस चीज को आज की क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो एक प्रारूप आप समझ गए। तो चित्त है क्या? चित्त जो मेमोरी है वो एक इंफॉर्मेशन का, हम कह सकते हैं, पिटारा है। हमारा जो इंफॉर्मेशन हमने गेन की या जो अनुभव हमने जीवन भर प्राप्त किए, वो हमारे एक जगह स्टोर होते रहते हैं। तो उससे हमारा एक मानसिक भंडार, मेमोरी क्रिएट होती रहती है, यानी स्मृति बनती रहती है। और हम आने वाले समय में जब भी हमें कोई नए अनुभव होते हैं तो हम अपने पुराने अनुभवों के और उन स्मृतियों के आधार पर जो है निर्णय लेते हैं। तो स्मृति का प्रमुख रोल जो है ये हमारे अनुभवों को संचित करते जाती है, और जब हमें किसी चीज के बारे में कुछ नया निर्णय लेना होता है तो पुरानी स्मृतियां जो है, पुरानी जो मेमोरी है, जो अनुभव है, उन्हें हमारे सामने रखती है या हमारे कॉन्शियसनेस में वो आ जाते हैं और फिर उनके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मेमोरी का। तो भारतीय दर्शन में जो है स्मृति को केवल जानकारी को याद रखने की क्षमता नहीं माना गया है। ठीक है, क्या है कि ये जो मेमोरी है वो केवल जानकारी याद रखने की क्षमता नहीं है, ये साथ ही साथ अनुभवों के, संस्कारों का पुनः प्रकटन है। कि जो आपके पूर्व के जो अनुभव रहे, उन अनुभवों से आपने क्या सीखा, अनुभवों से आपने क्या सीखा, और फिर उन अनुभवों की सीख के आधार पर जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो ये पता चलता है कि उन अनुभवों से आपने क्या सीखा था और उसमें फिर आपकी मेमोरी कैसे काम कर रही है। तो भारतीय दर्शन में मेमोरी के काम की भी व्याख्या की गई है और इसीलिए विस्तार से इन सब चीजों के बारे में भारतीय दर्शन में बताया गया है। ठीक है, ये समझ में आया? यानी अनुभवों की जो सीख है उससे आप फिर दोबारा कैसा व्यवहार करते हैं। अनुभवों के संस्कारों का मतलब यहाँ किससे है? अनुभवों की सीख से। और उनका पुनः प्रकटन मतलब जब दोबारा आप उसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उन अनुभवों से सीख का आप कैसे प्रयोग करते हैं, ये स्मृति है भारतीय दर्शन में। जैसे पतंजलि के योग सूत्र में भी, योग सूत्र 1.11 में कहा गया है, अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति, यानी जिस अनुभव का नाश नहीं होता। आपके जीवन की जो घटनाएं आपने भूली नहीं, आपको याद रही, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो कभी जो नष्ट नहीं हुए, वो आपकी चेतना में संचित हैं। चेतना में क्या रहते हैं? संचित रहते हैं, स्टोर रहते हैं। और वो जो पुनः चेतना में उभर कर आता है, पुनः चेतना में उभर कर आता है, संप्रमोष स्मृति। कैसी संप्रमोष? यानी पुनः उभरने वाली। अनुभव विषय संप्रमोष, वे अनुभव जो विषय सामने आने पर, यानी वही चीजें दोबारा सामने आने पर या उनसे जुड़ी हुई कोई चीज दोबारा सामने आने पर प्रकट हो जाए, वो क्या है? स्मृति है। अनुभव अनुभूत विषय संप्रभोर, यानी वे अनुभव जिनका नाश नहीं होता और पुनः चेतना में उभर आते हैं, उन्हें स्मृति कहते हैं। याद रहेगा ये, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर कोट करने में आपके काम आएगा। ठीक है,
भारतीय दृष्टिकोण की विशेषताएं क्या है? भारतीय दृष्टिकोण की विशेषताएं जो स्मृति के बारे में है, वो चित्त का एक वृत्ति रूप है। स्मृति क्या है? चित्त का ही एक रूप है, वृत्ति रूप है। वृत्ति रूप मतलब जो प्रकट होता है। जब आप किसी चीज को रिकॉल कर लेते हैं, आपको कोई चीज याद आ जाती है, ठीक है, पहले आपने कभी कहीं पढ़ा था या कुछ महसूस किया था, कुछ देखा था, और वो जब याद आ जाता है तो वो स्मृति है। जब तक वो संचित था तब तक वो चित्त है। ये भारतीय दर्शन में चित्त और स्मृति दोनों शब्दों में भी अंतर बताया गया है। अगर वैसे मैं अगर इनको एक रोमन परिभाषा के अनुसार देखूं तो मेमोरी है, दोनों ही क्या है? मेमोरी है। पर भारतीय दर्शन में चित्त शब्द और स्मृति शब्द में भी बहुत अंतर है। चित्त में तो सूचनाएं स्टोर हैं, पर जब कोई सूचना आपको दोबारा प्रकट हो जा रही है तो वो क्या कही जाएगी? स्मृति, यानी आप रिकॉल भी कर पा रहे हैं। अगर चीजों को आप रिकॉल करते हैं तो रिकॉल की गई जो चीज है वो स्मृति है। और बहुत सारी चीजें आपको याद हैं, रखी हुई हैं, पर वो कभी रिकॉल नहीं की, तो वो आपका एक चित्त है। ठीक है, तो अब ये जो स्मृति है ये किस पर आधारित है? सबको पता है, पूर्व अनुभवों पर आधारित है। जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं उन्हीं से स्मृति का निर्माण होता है। स्मृति नैतिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक जीवन को प्रभावित करती है। किसी भी व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है स्मृति। किसी भी व्यक्ति के पूर्व अनुभवों के अनुसार जो है वो निर्णय लेता है। किसी व्यक्ति की नैतिकता उसके अनुभवों के आधार पर तय होती है। देखा ना, किसी ने किसी व्यक्ति के साथ बुरा किया, ए व्यक्ति था, इस ए ने पूर्व में बी के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। अब बी को वो याद है, बी की स्मृति में वो है। अब बी में बुद्धि भी है, नैतिकता भी है, अच्छा समझदार व्यक्ति भी है, पर जो स्मृति है, अगर इसको मौका मिलेगा बी को ए के साथ गलत व्यवहार करने का, तो उस व्यवहार को करने के लिए इसकी स्मृतियां इसको प्रेरित करेंगी, क्योंकि इसकी स्मृति में वो जो पहले इसके साथ जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए, गलत हुए, वो स्टोर्ड है। तो उस स्मृति के कारण व्यक्ति का व्यवहार जो है वो प्रभावित हो जाएगा और वो ए के साथ गलत कर देगा, जबकि वो व्यक्ति नैतिक भी है, बुद्धि भी है, बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। बुद्धि पर उस समय क्या हावी हो गया? उसके जो पूर्व के अनुभव थे, स्मृतियां थी, वो हावी हो गई, जिसने व्यक्ति की नैतिकता को, व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित किया। तो व्यक्ति के व्यवहार को और नैतिकता को क्या प्रभावित करती है? स्मृति प्रभावित करती है। और स्मृतियों को भारतीय दर्शन में कर्म, संस्कार और पुनर्जन्म से भी जुड़ा हुआ माना गया। आपने देखा होगा कि ऐसे किस्से जो है हमारे यहाँ बहुत मिल जाएंगे आपको, जिसमें कोई छोटा बच्चा जो है पैदा हुआ और वो अपने पूर्व जन्म की कहानियां सुनाना शुरू कर दे, है ना। जैसे ही वो थोड़ा सा बोलना जानने लगता है, 2-4 साल का होता है, तो वो जब बात करता है तो वो अपना पुराना नाम बताता है, पहले वाला नाम बताता है, वहां की परिस्थितियां बताने लगता है, वहां उसके जो अनुभव रहे थे। तो यानी स्मृतियों को इतना स्ट्रांग माना गया है भारतीय दर्शन में कि स्मृतियां अगले जन्म में तक भी जो है वो स्टोर रह सकती हैं। यानी पूर्व जन्म की अवधारणा से भी स्मृति को भारतीय दर्शन में जोड़ा गया है। और इसमें बहुत सारे लोग बिलीव भी करते हैं कि जो स्मृति है वो अगले जन्म तक भी रहती हैं, या पिछले जन्म की स्मृतियां अगले जन्म में रहती हैं, ऐसे प्रभावित करती हैं। ये भारतीय दर्शन की अवधारणा है। अब इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, है या नहीं है, पर जो भारतीय दर्शन है वो इस बात को मानता है। व्यक्ति के कर्म और संस्कार भी प्रभावित होते हैं स्मृतियों के आधार पर, और पुनर्जन्म की अवधारणा से भी स्मृतियों को जुड़ा हुआ माना गया है। ठीक है, अनेक कहानियां आपने सुनी होंगी अपने आसपास, जहां कहीं ना कहीं किसी ने कहा होगा कि कोई बच्चा है, वो अब 5-7 साल का हो गया और अब वो बात करता है कि अपने पिछले जन्म की बातें करता है, पिछले जन्म की बातें बताता है कि वो कहीं पर जैसे भी रहता था, क्या उसने देखा, क्या करा, या कैसे उस कुछ लोग ये बताते हैं कि कोई बच्चा जो है कुछ बड़े होने पर अपने पिछले परिवार के बारे में बताता है। तो ये सब क्या है? यानी स्मृति पूर्व जन्म की अवधारणा से भी जुड़ी हुई है। ठीक है, दूसरा आता है स्मृति के क्या प्रमुख कार्य हैं, इंपॉर्टेंट रोल क्या है। इस जो मेमोरी है वो हमारे अनुभवों को स्टोर करती है ना। जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जीवन में, जो भी हम फेस करते हैं, देखते हैं, या जो भी हम काम करते हैं, उन कामों के आधार पर हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हमें अनुभव होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो जितने भी हमारे अच्छे बुरे अनुभव होते हैं उन्हें कौन स्टोर करते हैं? बुद्धि, स्मृति में स्टोर हो जाते हैं वो। यानी यही एक तरीका है जिसके आधार पर हम अनुभवों को स्टोर भी कर लेते हैं। यही हमारे ज्ञान का आधार भी बनता है। जब आप पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, तो ये आप सब कहाँ स्टोर होगा? आपके मेमोरी में स्टोर होगा। और ज्ञान के संचय का क्या तरीका है? ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसको हम आत्मसात करें, उस पर सोच विचार करते हैं, तभी वो हमारा ज्ञान जो है वो पुख्ता हो जाता है, वो मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो फोकस के साथ पढ़ना भी इसीलिए कहा जाता है, या किसी काम को जो है ध्यान से करें, फोकस के साथ करें, ताकि वो आपके मेमोरी में सुरक्षित हो जाए, है ना। तो स्मृति अनुभवों का
ज्ञान का संरक्षण करती है, उनको सुरक्षित कर लेती है, स्टोर कर लेती है। ये बात क्लियर है। मेमोरी होगी तो आप पिछली बातों को याद कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे अगर आपकी मेमोरी अच्छी है। और अगर आप पिछली बातों को रिकॉल कर पाएंगे या पिछला जो ज्ञान आपने प्राप्त किया उसको रिकॉल कर पाएंगे, उससे ध्यान कर पाएंगे, तो नया ज्ञान प्राप्त करने में आपको क्या होगा, आसानी होगी। तो नए ज्ञान प्राप्त करने में आसानी होती है मेमोरी के कारण, क्योंकि पूर्व ज्ञान तो आपको संचित है, पहले जो आपने बातें पढ़ी, जो जानी, वो आपका स्टोर्ड है। और वो जब स्टोर है तो उस ज्ञान को हम जोड़ करके नया ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि नया ज्ञान अर्जित करने का सबसे आसान तरीका क्या है, पूर्व ज्ञान से जोड़ करके सीखना। और पूर्व ज्ञान से जोड़ करके सीखना इसलिए संभव है क्योंकि व्यक्ति में क्या होती है, मेमोरी होती है, स्मृति होती है। और हम अपनी स्मृति को बेहतर कर सकते हैं, मेमोरी को अच्छा कर सकते हैं बार बार अभ्यास करके, चीजों को बार बार दोहरा करके। तो जब हम चीजों को बार बार दोहराते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो पुरानी चीजें भी याद आ जाती हैं और जो अभी हम सीख रहे हैं वो भी हमारे मेमोरी में अच्छे से स्टोर हो जाता है। और जब हम किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो बहुत अच्छे ढंग से याद भी हो जाता है और आगे को रिकॉल करने में भी आसानी होती है। ठीक है, उसे दोबारा पुनः याद करने में हमें आसानी होती है। तो इसलिए ज्ञान में अभ्यास बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस ही आपके ज्ञान को जो है स्टोर करती है, मजबूत बनाती है और बेहतर बनाती है। और फ्यूचर में उस ज्ञान का आप प्रयोग जब भी कर पाएंगे जब आपने जो चीजें सीखी है उनका बार बार प्रयोग किया हो, प्रैक्टिस की हुई हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि मेमोरी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। कैसे करती है? क्योंकि व्यक्ति जो कार्य करता है, व्यवहार करता है, वो व्यवहार करता है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे। उसके जो पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस रहे, इनके बेस पर कोई व्यक्ति व्यवहार करता है। और ये पास्ट एक्सपीरियंसेस ही क्या कहाँ स्टोर है? स्मृति में, मेमोरी में। तो मेमोरी रिकॉल करती है उसके पुराने अनुभवों को, और पुराने अनुभवों को जब व्यक्ति याद करता है तो उसी अनुसार जो है परिस्थिति में व्यवहार करता है। और जब वो व्यवहार करता है तो उसका व्यवहार ही क्या निर्धारित करता है? व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित करता है। तो व्यक्ति के व्यवहार का तरीका व्यक्तित्व है। व्यवहार के तरीके को क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व। कोई व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है वो व्यक्तित्व है। और उसका व्यवहार प्रभावित होता है उसके पिछले अनुभवों से। तो किसी व्यक्ति का जो पिछले अनुभव रहे हैं वो उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। और पिछले अनुभव कहाँ संचित होते हैं? मेमोरी में। तो व्यक्ति की अपनी पहचान जो है उसके अनुभवों से बनती है, उसकी स्मृति से बनती है। उसकी आदतें, रुचियां और उसके व्यवहार, ये सब किससे प्रभावित होते हैं? उसकी मेमोरी से प्रभावित होते हैं। व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसकी क्या रुचि है, क्या आदतें हैं, ये सब किस पर निर्भर करता है? उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस पर। पहले आपने डोसा खाया, आपको अच्छा नहीं लगा, तो क्या वो आपके लिए फेवरेट बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि उसका पास्ट एक्सपीरियंस आपको याद है। पास्ट एक्सपीरियंस आपका खराब रहा होगा। सिंपल एग्जांपल, खाने पीने की चीज से समझ लो। कोई खेल आपने खेला 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो आपकी स्मृति में अगर वो खेल के अनुभव अच्छे हैं और स्टोर होते जा रहे हैं कि आपको वो खेलने पे मजा आता है, और आप तो धीरे धीरे क्या होगा, वो खेल आपकी आदत बन जाएगा। ऐसे ही कोई काम हो सकता है। तो व्यक्ति की आदतें और रुचियां उसकी स्मृति पर आधारित होती हैं। और स्मृति कैसे बनती है? अनुभवों से बनती है। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो निर्णय लेने में सहायक है क्या स्मृति? कैसे सहायक है? निर्णय कैसे लिए जाते हैं? पिछले अनुभवों के आधार पर लिए जाते हैं निर्णय। किसी काम को करने का हम कैसे निर्णय लेते हैं? या तो अपने ज्ञान के आधार पर लेते हैं या अनुभव के आधार पर लेते हैं। तो जो एक्सपीरियंस होता है पिछला, उसके आधार पर, या जो नॉलेज है उसके आधार पर। और इन दोनों में ही हम क्या करते हैं? हम अपने पुराने अनुभवों को ध्यान करते हैं और ये ध्यान करते हैं कि पिछली बार जब ये हमने किया था तो निर्णय सही था कि गलत था। पिछले जो एक्सपीरियंस थे वो सही थे कि गलत थे। तो पिछले अनुभव अगर सही और गलत का हमने निर्णय कर लिया, पिछली बार का सही और गलत का निर्णय, तो इस बार जो हम निर्णय ले रहे हैं वो भी पिछले और सही गलत को सोच करके लेंगे। सही है ना? साथ ही पिछले अनुभवों से हम प्रैक्टिस कर चुके हैं और हमें एक आदत पड़ जाती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके की। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी किसी व्यक्ति के जीवन में कैसे विकसित होती है? प्रैक्टिस से। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का विकास कैसे होता है? प्रैक्टिस से। और जब वो बार बार प्रैक्टिस करता है किसी तरीके को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, तो वही उसकी क्या बन जाती है? मेमोरी बन जाती है। और अगली बार जब वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा
तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो पिछली मेमोरी है, जो पिछली बार प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसने यूज की थी, वो उसकी सहायता करेंगी। तो किसी प्रॉब्लम के बारे में निर्णय लेने में, समस्या समाधान में क्या सहायक है? मेमोरी सहायक है। ये बात समझ में आई? दूसरा, व्यक्ति की मेमोरी उसके नैतिक विकास को भी प्रभावित करती है। पुराने अनुभव ऐसे होते हैं कि अच्छे या बुरे अनुभव व्यक्ति की स्मृति में रहते हैं। उन अच्छे और बुरे अनुभवों के आधार पर कई बार व्यक्ति का जो व्यवहार है वो प्रभावित होता है। अब नैतिक या सही गलत उसे पता होगा, किसी व्यक्ति को पता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये मान लो उसे पता है। बट वही पुराना एग्जाम्पल कि दो व्यक्ति हैं, एक ए है एक बी व्यक्ति है। ए के साथ बी का अनुभव खराब रहा और ये इसको याद है, स्मृति में है, बार बार रिकॉल कर लेता है इस बात को। जैसे ही ए सामने आता है उसे वो अनुभव सामने आ जाते हैं। तो अगर बी को ये भी पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, पर उसकी स्मृति उसकी नैतिकता को प्रभावित कर देगी और वो क्या करेगा, वो ए के साथ गलत व्यवहार कर देगा या कर सकता है। तो बी नैतिक होते हुए भी, अच्छे बुरे का ज्ञान होते हुए भी अपनी स्मृति के कारण क्या कर रहा है, उसकी नैतिकता का, ए के प्रति जो उसकी नैतिकता है वो सही ढंग से विकसित नहीं हो पाती है। तो अच्छे और बुरे कर्मों की स्मृति भी नैतिकता के विकास को प्रभावित करती है। और ठीक है, व्यक्ति के आत्मनियंत्रण और विवेक का भी विकास कैसे होता है? स्मृति के आधार पर। अगर मेमोरी जो है उस पर हावी है तो व्यक्ति का जो सेल्फ कंट्रोल है, अब बी व्यक्ति है और इसकी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, मान लो कि इसके बैड एक्सपीरियंसेस हैं और वो एक्सपीरियंसेस इस पे हावी हैं, तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे कि व्यक्ति का जो सेल्फ कंट्रोल है उसका ढंग से विकास नहीं होगा और वो अपनी बुद्धि के अनुसार, विवेक के अनुसार निर्णय लेकर के अपने बैड एक्सपीरियंसेस के आधार पर निर्णय लेगा। तो इसलिए मेमोरी जो है अच्छी बनना, किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार अच्छा होना जरूरी है कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के जो मेमोरी है उस पर, व्यवहार पर इतना प्रभाव ना पड़ जाए कि वो व्यक्ति हमेशा आपके गलत में या एंटी में हो जाए, है ना। तो ये सब चीजें ध्यान रखने की हैं। तो व्यक्ति के आत्मनियंत्रण का विकास, विवेक का विकास भी मेमोरी के विकास से प्रभावित होता है या मेमोरी से प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट, योग दर्शन में स्मृति की क्या भूमिका है या योग दर्शन ने स्मृति के बारे में क्या कहा है? मैंने पहले ही बताया, चित्त का एक भाग स्मृति को माना गया है। वैसे अगर इंग्लिश में हम देखेंगे तो चित्त भी मेमोरी है और स्मृति भी मेमोरी है, पर दर्शन में चित्त अलग है और मेमोरी अलग है। चित्त मतलब जो भी आपके अनुभव हैं वो स्टोर्ड है, वो चित्त है, संचित है। वो आपके निद्रा में भी संचित है और जब आप जगे हैं जब भी संचित है, चेतन में भी है अचेतन में भी है। दो तरह स्मृतियां हैं। जो स्मृतियां आपको रिकॉल हो जाती हैं वो स्मृति हैं, यानी चित्त से जो जो अनुभव आप रिकॉल कर पाते हैं वो स्मृति हैं, और चित्त से जो अनुभव आप रिकॉल नहीं कर पाते वो स्मृति नहीं है। तो चित्त वृत्तियां 5 हैं, यानी चित्त में 5 तरह के वो हैं, जिसमें प्रमाण है, ठीक है, विपर्य है, विकल्प है, निद्रा है और स्मृति भी उसका एक भाग है। तो व्यक्ति नींद में होता है तो अचेतन और चेतन के बीच की अवस्था में रहता है, कभी अचेतन में कभी चेतन में कभी। और स्मृति क्या है? स्मृति पूरी तरह चेतन से जुड़ी अवस्था है। इसके अलावा चित्तवृत्तियों में विकल्प, विपर्य और प्रमाण भी आते हैं। तो योग दर्शन में अगर स्मृति पर बात करें तो स्मृति जो है चित्त में संस्कारों को जागृत करती है। संस्कारों को कैसे जागृत करती है? क्योंकि स्मृति व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, ये व्यवहार को प्रभावित करती है। चित्त की चंचलता का एक कारण है स्मृति। स्मृतियां व्यक्ति को चंचल बनाती हैं और बुद्धि पर नियंत्रण कमजोर करती हैं। व्यक्ति का बुद्धि पर नियंत्रण को प्रभावित करती हैं। इसीलिए चित्त की चंचलता का एक कारण है स्मृतियां। योग का क्या लक्ष्य है? योग का लक्ष्य है स्मृति को नियंत्रित करके जो चित्त वृत्ति निरोध है, यानी बुद्धि पर जो नियंत्रण को प्रभावित करती है स्मृति, तो स्मृति को नियंत्रित करेंगे। और चित्त वृत्ति निरोध, ये सूत्र किसमें दिया गया है? योग सूत्र में। योग सूत्र में कहा गया है स्मृतियों को नियंत्रित करने का तरीका किसे कहा गया है? चित्त वृत्ति निरोध को। यानी योग द्वारा स्मृति सहित सभी वृत्तियों का संयम,
जितनी भी वृत्तियां हैं उनको संयमित करके व्यक्ति अपने व्यवहार को संयमित कर सकता है, नैतिकता पर बल दे सकता है, नैतिक हो सकता है। तो व्यक्ति की नैतिकता का विकास भी कब होता है? जब वो स्मृति और वृत्तियों पर नियंत्रण पा लेता है, अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है। बुद्धि का सही ढंग से प्रयोग करने के लिए भी, बुद्धि का सही ढंग से प्रयोग करने के लिए व्यक्ति का स्मृतियों पर भी कंट्रोल होना चाहिए, अपनी मेमोरी पर भी नियंत्रण होना चाहिए। अगर पुराने एक्सपीरियंसेस गलत हैं तो उस एक्सपीरियंसेस के साथ बह नहीं जाए और उन एक्सपीरियंसेस को ध्यान रख करके फिर भी बुद्धि का प्रयोग करके सही व्यवहार करे कोई व्यक्ति, तो वो इस अवस्था में है कि वो उसने चित्तवृत्ति निरोध को पा लिया है। योग के द्वारा स्मृति सहित सभी वृत्तियों पर संयम व्यक्ति के आत्म को विकसित करने के लिए प्रमुख अवधारणा भारतीय दर्शन में मानी गई है। ये बात समझ में आई? बहुत डीप बात है, गहराई से इन चीजों को समझे, ठीक है। अब चित्त और संस्कार के सिद्धांत क्या है? चित्त मन का वह आधार है जहां अनुभव संग्रहित है। यहाँ चेतन और अचेतन दोनों तरह के अनुभव संग्रहित हैं। हमें जो अनुभव हुए वो कुछ अनुभव हम भूल जाते हैं, या कुछ चीजें हम ऐसी भूली बिसरी हो जाती हैं जो कभी याद ही नहीं आएंगी, रेयरली कभी याद आएंगी या याद ही नहीं आएंगी, वो भी हमारे अचेतन मन में संग्रहित हैं। दूसरा, जो अनुभव हमें याद आ जाते हैं उन्हें हम कहेंगे वो चेतन मन में संग्रहित हैं, स्मृतियां हैं। तो चित्त जो है वो मन का वो आधार है जहां पर अनुभव संग्रहित है। उसमें स्मृति, बुद्धि, अहंकार के बीच में वो तीनों क्रियाशील होते रहते हैं। चेतन और अचेतन मन का काम व्यक्ति की स्मृति में चलता रहता है। ये बात क्लियर है? दूसरा है संस्कार। संस्कार क्या है? यानी एक तरह से एक एक्सपीरियंस है या पहचान है या एक प्रभाव है जो व्यक्ति के अनुभवों का उसके चित्त पर पड़ता है। व्यक्ति के अनुभवों का जो प्रभाव उसके चित्त पर पड़ता है तो वो है संस्कार। संस्कार फिर धीरे धीरे स्मृति का मूल आधार बनते हैं। इनमें से कुछ जो स्मृतियां हैं वो याद आती हैं, कुछ नहीं आती हैं चेतन अचेतन में। जो याद आ जाती हैं वो स्मृति, उनको हम स्मृति कहते हैं। जो याद नहीं आते, जो संस्कार हम भूल जाते हैं, या जो हमारे अनुभवों का प्रभाव है वो कभी अगर रिकॉल नहीं हुआ तो फिर उसे हम स्मृति नहीं कहेंगे। तो बार बार दोहराई गई जो चीजें हैं वो हमें आसानी से फिर रिकॉल हो जाती है, क्योंकि उनका एक स्पष्ट प्रभाव पड़ चुका होता है, यानी उन्होंने एक स्पष्ट संस्कार पैदा कर दिया होता है। और जब किसी चीज को हम बार बार करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाता है, स्वभाव बन जाता है। और कोई चीज हमारी आदत बन जाए और स्वभाव बन जाए उसी को हम कहते हैं संस्कार। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि जब बच्चा छोटा होता है तो घर में जो बड़े होते हैं वो कहते हैं, कोई भी अगर कोई रिश्तेदार आता है, कोई पड़ोसी आता है, कोई मित्र आता है, तो घर के बड़े छोटे बच्चे से उसको पैर छूने के लिए कहते हैं या नमस्ते करने के लिए कहते हैं। शुरू में बच्चा हिचकिचाहट के साथ ये काम करता है या बहुत कहने पर जो है, घर के बड़ों के कहने पर पैर छू लेता है, करता है। फिर जब उसको बार बार ये चीजें कही जाती हैं, जब भी कोई आता है तो वो फिर ऐसे करने लगता है, या एक आध बार कहने पर ही, पहले बहुत बार कहने पर करता है, फिर एक दो बार कहने पर, या फिर इशारा करने पर ही वो कर देता है। जैसे ही इशारा हुआ दौड़ के जो है वो पैर छू लेता है या नमस्ते कर लेता है। और ये करते 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 कुछ समय बाद उसकी आदत या स्वभाव बन जाता है। जैसे ही कोई आया, गेट में घुसा, बच्चे ने उसके पैर छू लिए, नमस्ते कर ली, तो ये क्या हो गया? संस्कार बन गया। तो बार बार दोहराई गई जो चीजें हैं ये बार बार, तो उनका एक मेमोरी पर प्रभाव ये होता है कि वो संस्कार बन जाते हैं, आदत बन जाते हैं, स्वभाव बन जाता है। और ये संस्कार फिर व्यक्ति की आदत और स्वभाव बन जाता है। तो व्यक्ति के अनुभव जो होते हैं वो उस पर एक प्रभाव छोड़ते हैं। उन प्रभावों का ही हम कहते हैं संस्कार, कि उससे उसका एक संस्कार निर्मित होता है। और जो संस्कार या जो प्रभाव उसको याद रहते हैं वो उसकी हो जाती है स्मृतियां। और इन स्मृतियों के आधार पर जब वो कुछ करता है, बार बार उसको दोहराता है, तो वो बन जाता है उसका व्यवहार। ठीक है, स्मृतियों के आधार पर किए गए कार्य क्या बन जाते हैं? व्यवहार बन जाते हैं। ठीक है, तो योग दर्शन के अनुसार हम जो दो तरह के वो हो सकते हैं, अशुद्ध संस्कार और एक हो सकते हैं शुद्ध संस्कार। यानी कुछ व्यक्ति पर हो सकते हैं अच्छे प्रभाव हुए हों, कुछ हुए हों बुरे प्रभाव। जो बुरे प्रभाव हुए होंगे वो उसको गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिसके कारण व्यक्ति जो है सांसारिक मोह माया में फंस सकता है और बंधन में घिर जाएगा। शुद्ध संस्कारों के बारे में कहा गया, अगर अच्छे प्रभाव होंगे वो सही सीखेगा, तो शुद्ध संस्कार व्यक्ति को जो है
किसी बाधा से बचाएंगे और उसको जो है किसी परेशानी में पड़ने से मुक्त रखेंगे और एक तरह से उसकी मुक्ति का रास्ता प्रशस्त करेंगे, एक अच्छे जीवन की ओर ले जाएंगे। तो यहाँ शुद्ध संस्कार से और शुद्ध अशुद्ध संस्कार से मतलब इतना है, अच्छे व्यवहार या अच्छे अनुभव और बुरे व्यवहार और बुरे अनुभव, इससे यहाँ तात्पर्य है। ठीक है, अगर मैं इसकी बहुत जनरल व्याख्या करूं तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे कि इनका शैक्षिक संदर्भ में क्या महत्व है, एजुकेशन से रिलेटेड क्या हमें इसको जोड़ना है। तो बगैर मेमोरी तो शिक्षा संभव नहीं है। शिक्षा के लिए व्यक्ति का जो चित्त है या मेमोरी है वो सजग होनी बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति तथ्यों को याद रख सकता है, रट सकता है, वो भी कब रटेगा, जब उसको स्मृति का कार्य सही ढंग से वो कर सकता हो। तो सीखना बिना मेमोरी के तो संभव है नहीं, कि बिना स्मृति के जो हमने सीखा वो हमें याद रहे, तभी हम कुछ नया सीख सकते हैं। तो सीखने में बहुत मदद करती है मेमोरी, और जो हमने सीखा वो हमारा स्थायी ज्ञान तब किससे बनेगा, मेमोरी से ही वो हमारे स्थायी ज्ञान के रूप में संचित होगा। और जब हम किसी चीज का बार बार प्रयोग करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो बार बार प्रैक्टिस करने से जो हमारी मेमोरी है वो और स्ट्रांग होती चली जाती है, मजबूत होती चली जाती है। तो फिर हमें रटने की बजाय जो है, इसलिए कहा जाता है अर्थपूर्ण तरीके से, यानी समझ करके चीजों को ध्यान करना चाहिए। क्योंकि जब हम चीजों को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो कॉन्सेप्ट को समझने से जो है स्मृति पर, मेमोरी पर स्टोर करने में ज्यादा उसको मेहनत नहीं लगती, वो आसानी से चीजें सरलता से याद हो जाती हैं अगर हम किसी कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। ठीक है, जैसे अगर हम बच्चे को कहें कि पहाड़े रट लो, तो टेबल है वो रट लो, तो रटना उसके लिए बहुत कठिन होगा, उसे महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी लग सकते हैं। बट ये टेबल्स बनते कैसे हैं, पहाड़ा बनता कैसे है, इसका कॉन्सेप्ट अगर हम बच्चे को सिखा दें तो वो पहाड़े खुद बना बना करके लिख सकता है और उन्हें बार बार अपने जीवन में प्रयोग में ला सकता है। तो रटने की बजाय अर्थपूर्ण तरीके से अगर समझने पर बल दिया जाए तो कम मेहनत से अच्छी स्मृतियां विकसित की जा सकती हैं, इसका ये मतलब है। और अभ्यास से स्मृति मजबूत होती है, और स्मृतियां व्यक्ति के नैतिक एवं मूल्य जो है उनको प्रभावित करती हैं। अच्छे संस्कारों के निर्माण से व्यक्ति अच्छा नैतिक बनता है, मूल्य बोध उसको होता है। तो जीवन मूल्यों को अगर स्थायी रूप से अच्छे से कोई संचित रखता है तो स्मृतियां रखती हैं, है ना। तो नैतिकता के निर्माण में भी स्मृति का बहुत बड़ा आधार होता है। शिक्षण विधियों का चयन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करें जो बच्चे के लिए सरल हो, या बच्चा जो है चीजों को आसानी से समझ पाए, याद कर पाए। इसके लिए क्या आवश्यक है, इसके लिए आवश्यक है कि हम ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करें जिनसे बच्चे को चीजों को समझने में आसानी हो, सरलता हो। ठीक है, तो आसानी से समझने के लिए कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए शिक्षक को, गतिविधि आधारित शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, कविता का प्रयोग करना चाहिए, कहानियों का प्रयोग करना चाहिए। इनसे क्या होता है कि हमें एक तो बच्चे को जो है मेमोरी विकसित करने में लाभ मिलता है, बच्चा आसानी से इन चीजों को याद कर लेता है, खेल के माध्यम से सीख सकता है। दूसरा, हम ऐसी कहानियों का, ऐसी कविताओं का प्रयोग कर सकते हैं शिक्षण में जो बच्चे को पहले से याद है, और ऐसे खेल विधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं जो बच्चा अपने सामान्य जीवन में या अपने आस पड़ोस में देखता है या खेलता है। तो जब हम गतिविधियों का प्रयोग करते हैं तो उससे बच्चा आसानी से सीख सकता है। तो शिक्षण विधियों का चयन जो है बहुत हद तक इस बात पर होना चाहिए कि बच्चे की मेमोरी कैसी है, बच्चे किस स्तर का जानते हैं, किस स्तर की चीजों को रिकॉल कर पाते हैं, उस आधार पर शिक्षण विधियों का चयन होना चाहिए। और कुछ चीजों का प्रयोग इस आधार पर भी करना चाहिए किससे बच्चे का स्मृति का विकास हो। तो स्मृति के विकास के लिए क्या करना चाहिए, खेल का, ऐसे खेल जो बच्चे की मेमोरी को बढ़ाते हैं। जैसे एक जापानी खेल विधि है सुडोकू, जिसमें बॉक्सेस के अंदर नंबर भरने होते हैं। ये बच्चे की गणितीय क्षमताओं का अच्छा विकास करती है। या पहेली पूछना बच्चे से, ठीक है, पहेली पूछना, और तमाम तरह के जैसे शब्दों से तुकांत शब्द बनाना। तो इस तरह के जो खेल होते हैं ये बच्चे की स्मृति को अच्छा करते हैं, उसकी मेमोरी को शार्प करते हैं। साथ ही योग और ध्यान के द्वारा भी बच्चे की स्मृति के विकास पर शिक्षा के द्वारा जो है बल दिया जाना चाहिए। तो शिक्षण विधियों के चयन में इन सब चीजों को प्रमुखता दी जानी चाहिए, और इससे जो है बच्चे की मेमोरी भी अच्छी होगी और बच्चे की मेमोरी का प्रयोग करते हुए शिक्षण भी अच्छा होगा, बेहतर होगा।
तो संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए स्मृति का विकास भी जरूरी है, साथ ही बच्चे की बौद्धिक, नैतिक और भावनात्मक विकास भी बहुत आवश्यक है। और स्मृति के विकास से बच्चे में आत्मानुशासन और एकाग्रता विकसित होती है। तो ये सब चीजें आप लिख लेंगे, समझ करके आप विस्तार से इनके बारे में लिख सकते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताएं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। और आने वाली जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे जो मन है और बुद्धि है, चित्त की समन्वित जो अवधारणा है, जिससे कि भारतीय आत्म जुड़ा हुआ है या आत्मा की जो संकल्पना है उससे जुड़ी हुई है। और साथ ही पंचकोशीय विकास की संकल्पना को भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।